मेरी प्यारी प्यारी बहनों को और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को मेरा दिल से प्रणाम। पिछली वीडियो में हम सभी ने कंपनी के शासन का अध्ययन पूर्ण किया था और आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ताज के शासन का अध्ययन पूर्ण करेंगे। समझ में आ गया? और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको सरल से सरल और अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से शुरू से लेके अंत तक सब कुछ समझाऊंगा। आपको करना क्या है? आपको केवल धैर्य रखना है और ध्यानपूर्वक सब कुछ समझना है जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है, समझ गए? अब मैं शुरुआत करने चल रहा हूँ, ठीक है? शुरुआत करने चल रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अब मैं केवल शुरुआत करूंगा। जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ाने चल रहा हूँ, बस इतना सुन लो। ओके? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यही हमको आज पढ़ना है। इसके आगे के जितने भी अधिनियम हैं उन सभी का अध्ययन हमें इस वीडियो के माध्यम से करना है। 1858। ये अधिनियम का नाम आपको दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। एक मिनट देख के आते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। चलिए, आइए इसके उद्देश्य को बता देते हैं। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या था? इसे लागू करने और पारित करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करो। चिंता क्यों कर रहे हो? आपको मैं समझाऊंगा ना, लिखूंगा। अब लिखा हूं तो समझ नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा ना? तो वैसे ही सब कुछ सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। आपको पहाड़ नहीं उठाना है, कोई बहुत भारी वस्तु नहीं उठानी है जो आपको उठाई नहीं जाएगी। नहीं, आपको केवल समझना है। समझने में केवल ध्यान लगता है, दिमाग लगता है और कुछ भी नहीं। बस ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, केवल समझाने वाला हूँ, ठीक है? उद्देश्य, इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या था? शासन को अधिक प्रभावी बना, ठीक है? दूसरा उद्देश्य क्या था? बदलाव की आवश्यकता। तीसरा, इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया, ठीक है? इस अधिनियम को जो है हम सभी क्या किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह। और एक नाम से और जानते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है? थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए? चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला था पहाड़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है बस। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ये हो गया हमारा अधिनियम। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, उसी उद्देश्य को मैं आपको चल रहा हूँ सरल से सरल और अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से समझाने। पहला उद्देश्य क्या था? शासन को अधिक प्रभावी बनाना। अधिक प्रभावी का मतलब आपको समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कुछ किया जा रहा होते और अच्छे तरीके से किया जाना, यानी कि भारत में शासन किया जा रहा था उसे और अच्छे तरीके से किया जाना, इसी को बोलते हैं शासन को अधिक प्रभावी बनाना। समझ में आ गया?
ओके। दूसरा उद्देश्य क्या था? बदलाव की आवश्यकता। अब क्या समझ में नहीं आएगा? आप देखो, बदलाव की आवश्यकता का मतलब क्या होता है? भाई इसमें कोई बदलाव करना है, हमको समझ में आ रही कि हाँ बदलाव करने चाहिए, तो इसमें आवश्यकता महसूस होगी। ऐसे ही हमारे भारत में अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, ब्रिटिश ताज लोग, ठीक है, वो लोग को आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए। क्या बदलाव करना चाहिए? तो बदलाव करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। क्या बदलाव करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। और इसे हम किन किन नामों से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया? आप मुझे बता दीजिए बस। अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? उद्देश्य, बहुत लोग तो समझाने में पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता। अरे यही फैक्ट था, ठीक है, यही चीजें थी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आइए इनकी विशेषताओं पे देख लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं? विशेषताओं को भी इसी तरीके से समझा जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी तो उसको देखिएगा और उसे नज़रअंदाज कीजिएगा, शिक्षा पर ध्यान दीजिएगा। समझ गए? ठीक है। इसे हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। ऐसे करो, स्लाइड स्लाइड के माध्यम से आ जाएगा स्क्रिप्ट, उसको ऐसे ऐसे करके पढ़ाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है? विशेषताएं। तो हमें विशेषताएं लिखना होगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। विशेषताएं। पहली विशेषता, महारानी विक्टोरिया अधीन शासन। ठीक है, इसको भी स्टार पॉइंट बना लो, ठीक है, स्टार पॉइंट। ये पहला स्टार पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें जानने चल रहे हैं। पहला क्या है? अब जो शासन है ना वो कौन करेगा? ये करेंगे। जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई? जिम्मेदारी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा, हमारे भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल चलता था, ठीक है। अब लेकिन उस चीज को बदल के भारत का वाइसराय कर दिया गया। क्या? पहले हमारे भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल चलता था। चलता था, लेकिन इसे इस अधिनियम के आधार पर और महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से, ओह सॉरी, एलिजाबेथ नहीं, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के माध्यम से भारत का वाइसराय कर दिया गया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग हमारी गंदी है, यानी कि खराब है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसको मैंने अभी लिखा है, अभी दोबारा समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा, वाइसराय, भारत का वाइसराय, वायसराय
ब्रिटिश ताज का यानी कि महारानी का सीधा प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, प्रतिनिधि। अब बात आती है सबसे पहले कौन सा वाइसराय बना, कौन व्यक्ति बना। तो लॉर्ड कैनिंग को आप जानते होंगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वाइसराय बने। ठीक है, ये हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता को इसके बाद समझेंगे, पहले इस विशेषताएं को समझ लेते हैं। पहली विशेषताएं हमारी क्या है, महारानी विक्टोरिया के अधीन शासन, सॉरी के लिखना था हमको। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के अधीन शासन। अब इसको हमको अच्छे तरीके से समझने के लिए इन पॉइंट को पढ़ना होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, जिम्मेदारी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हो गया मेरे भाई, जिम्मेदारी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। पहले कौन था, कंपनी थी, कंपनी शासन करती थी, जो कुछ भी करती थी ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल नियंत्रण किया जाता था, लेकिन शासन कौन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब कुछ भी नहीं मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब सीधा सीधा कौन है, महारानी विक्टोरिया है, जो कुछ भी है उन्हीं के हाथ में सारी जिम्मेदारी भारत की है। समझ में आ गया, कहने का मतलब ये है भारत, इस पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दो, अब यहाँ पे शासन कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन ले रहा है, महारानी विक्टोरिया। ये पहला पॉइंट कहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले हमारे भारत में जो सबसे बड़ा होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के आधार पर महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, सॉरी एलिजाबेथ पता नहीं क्यों आज आ रही है भाई, महारानी विक्टोरिया के माध्यम से, महारानी विक्टोरिया के आधार पर क्या कर दिया गया, उसी पद को भारत का वाइसराय कर दिया गया। समझने का एर फेर है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और थोड़ा सा बोलने में दिक्कत भी हो गई तो सॉरी। ये दो चीज़ हैं, ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल और ये हो गया वाइसराय। तो ये 1858 के पहले इसको क्या कहते थे, ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्या, 1858 के पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1858 के बाद यही गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय हो गया। यही कहने का मतलब था, यही समझा नहीं पा रहा था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा जब एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तीसरा, भारत का वाइसराय ब्रिटिश ताज का यानी कि महारानी का सीधा प्रतिनिधि बन गया। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि, ठीक है, जैसे एक क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि को अगर हम कहें तो मॉनिटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक क्लास है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब वो बच्चे चाहते हैं कि मैं एक इंसान को ऐसा प्रतिनिधि चुनूं जो हमारी देख रेख करे, तो अब सीधा प्रतिनिधि हो गया। पहले कैसा था, बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे था, ऐसा, इसके माध्यम से उसके माध्यम से ऐसा वैसा। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के प्रतिनिधि था। लेकिन अब क्या हो गया, वाइसराय सीधा प्रतिनिधि हो गया। किसका प्रतिनिधि हो गया, ब्रिटिश ताज यानी कि महारानी का। महारानी विक्टोरिया का सीधा प्रतिनिधि कौन है, भारत का वाइसराय। और भारत का पहला वाइसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। भाई मैंने आपको पता नहीं कितना देर में समझाया, लेकिन अच्छे तरीके से समझाया, इतना तो मेरे को समझ आ रहा है। तो दूसरा विशेषता क्या है, द्वैत प्रणाली की समाप्ति। समाप्ति, ठीक है, इसे कब शुरू किया गया, 1784 में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, यानी कि 1784 में। द्वैत प्रणाली क्या था, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जब दो सरकार एक ही क्षेत्र पर शासन करती हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं द्वैत प्रणाली, द्वैत शासन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका शुरुआत 1784 में हुआ था। क्या होता था द्वैत प्रणाली, जब दो सरकारें एक ही क्षेत्र पर शासन करती हैं तब उसे कहते हैं द्वैत प्रणाली या फिर द्वैत शासन। जैसे हमारे भारत पर किया गया था, कब किया गया था, 1784 के
अधिनियम से, ठीक है, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत पर शासन करती थी, और जो ब्रिटिश सरकार थी वह भी भारत पर शासन करती थी। कहने का मतलब भारत पर अब दो लोगों का शासन चलता था, इसीलिए द्वैत शासन, द्वैत प्रणाली के नाम से जाना जाता है द्वैत प्रणाली को, ठीक है। 1784 में शुरुआत हुई थी और 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? मैंने आपको क्या बताया, ये सब बताया, जो भी बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं पे सब कुछ बीत जाएगा, समय तो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि समझाने में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको समझ में आए चीज़ें। पढ़ाने का मतलब नहीं है, आपको समझाने और सिखाने का मतलब है मेरे को, बस आपको समझ में आए और आप सीखो, बस इसी में मेरी खुशी है। पढ़ाने वढ़ाने का उद्देश्य थोड़ी ना लेके आता हूँ कि पढ़ाऊँ आपको, नहीं, सिखाने के उद्देश्य से आता हूँ, ठीक है। तो आइए, दूसरी विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आइए तीसरी विशेषताओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे भी सरल शब्दों के माध्यम से खत्म करते हैं। अब तीसरी विशेषताएं हमारी क्या है, राज्य सचिव का पद। ये इंग्लैंड में शुरू किया गया था ब्रिटिश सरकार के आधार पर, जो पूरे भारत पर, हमारे पूरे भारत के प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती थी। चलिए, थोड़ा ब्लैक बोर्ड यानी कि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा दूषित हो रहा होगा, यानी कि गंदा हो रहा होगा, तो कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल आपको होनी भी नहीं चाहिए। एक नया पद बना, क्या नया पद, कौन सा पद था, राज्य सचिव, पर ठीक है, इसे स्टार पॉइंट में करते हैं। चौथी विशेषता है, तीसरी विशेषता है स्टार पॉइंट। आइए इसको समझते हैं। यह एक नया पद था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, भारत के पूरे प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा, यह कैबिनेट का सदस्य होता था। सदस्य होता था और संसद के प्रति जिम्मेदार होता था। यह कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति जिम्मेदार होता था। ये हो गई हमारी तीसरी विशेषता। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने चल रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या तीसरी विशेषता क्या है, राज्य सचिव का पद। यह एक नया पद था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, और यह किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, मतलब किस चीज़ के लिए बनाया गया था, भारत के पूरे प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए। प्रशासन का मतलब आपको पता है, क्या शासन करना, केवल शासन करना। तो पूरे भारत का जो शासन चल रहा था उस पर नियंत्रण करने के लिए इस पद का निर्माण किया गया था। फिर से एक बार समझते हैं, ये क्या है, राज्य सचिव का पद। अब इसको किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, पूरे भारत के प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कि शासन पर नियंत्रण करने के लिए। किसके द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। और यह किस चीज़ का सदस्य होता था, राज्य सचिव जो है वह कैबिनेट का सदस्य होता था, और यह किसके प्रति जिम्मेदार होता था, संसद के प्रति जिम्मेदार होता था। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए चौथी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी तो नहीं बोल रहा, धीरे ही बोल रहा हूं मैं, बस आप थोड़ा सा समझो, ठीक है। 15 सदस्यीय परिषद का गठन।
अब इसे क्यों बनाया गया था, इसको भी स्टार पॉइंट डालो, ठीक है। आइए जानते हैं पहला पॉइंट। राज्य सचिव जो है, राज्य सचिव का पद अब पूरे प्रशासन पर नियंत्रण कैसे कर सकता है? ये अकेला व्यक्ति पूरे भारत पर शासन कर सकता है, नियंत्रण रख सकता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं रख सकता। इसीलिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। किसके लिए? राज्य सचिव के पद के लिए, उनके मदद के लिए। क्या? मदद के लिए। राज्य सचिव मदद के लिए उन्हें और उन्हें सलाह सलाह देने के लिए, ठीक है। राज्य सचिव के मदद के लिए और उन्हें सलाह देने के लिए, यह एक प्रकार से सलाहकारी परिषद थी। क्या? यह एक प्रकार से परिषद थी, परिषद थी, ठीक है, जो सलाह देने का काम करती थी। अब इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष राज्य सचिव था, ठीक है। आइए इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, एकदम रिलैक्स करो, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या चौथी विशेषताएं क्या कह रही है? 15 सदस्यीय परिषद का गठन, 15 सदस्यीय परिषद का गठन, क्या कहने का मतलब है? 15 सदस्य जो थे उनका एक परिषद बनाया गया और गठन किया गया, यानी कि बनाया गया। समझ में आ गया? उसमें पहला पॉइंट क्या है? राज्य सचिव के मदद के लिए, ये जो पद है ना, ये राज्य सचिव का जो पद है, इसीलिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और किस लिए किया गया? मदद के लिए और सलाह देने के लिए, यानी कि एक प्रकार से ये सलाहकारी परिषद थी, सलाह देने के लिए बनाई गई थी ये 15 सदस्यीय परिषद, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो था वो कौन था? राज्य सचिव था। समझ में आ गया ना? अब जैसे ये मार्कर है, ये राज्य सचिव है, ठीक है। अब 15, ये 5 है लेकिन इसे 15 मानो, 15 सदस्यीय परिषद ये है और ये राज्य सचिव है। अब ये 15 सदस्यीय जो है इसकी मदद करेगी, राज्य सचिव की मदद करेगी। अब मदद कैसे करेगी? क्या करना है भाई? चल भाई तू बता, ऐसे बताएगा ये भाई, ये करना सही है, ये करना उचित है, ये मत करो, ये बताएगा, ये परिषद बताएगा। तो सलाह देने के लिए बनाया गया था। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन था? ये था राज्य सचिव। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आइए लास्ट में हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। लास्ट विशेषता है ये, इरेज करना पड़ेगा, कर देते हैं। निगमित निकाय, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ मुंह के ही माध्यम से, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं लिख के भी समझाऊंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई समस्याएं ना रह जाए। 5वीं विशेषता, निगमित निकाय। 15 पर जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था वो कैसी निकाय थी, कैसी परिषद थी? निगमित निकाय थी। अब निगमित निकाय का मतलब क्या है दोस्तों? मुकदमा किसी अन्य पर किया जा सकता है और कोई अन्य मुकदमा कर सकता है। यही है निगमित निकाय का मतलब। ज़्यादा मैं घुमा के नहीं बताऊंगा, एकदम सीधा बताऊंगा और स्पष्ट बताऊंगा। क्या? जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था वो कैसी निकाय थी? निगमित निकाय थी, यानी कि निगमित परिषद थी। और निगमित का मतलब क्या होता है? मुकदमा, मुकदमा किसी पर भी कर सकती है। ये परिषद जो है यह किसी पर भी मुकदमा कर सकती है अगर इसके नज़र में वो चीज़ गलत है। और ये कोई गलत कार्य कर सकती है, कर रही है, तो हर कोई इस पे मुकदमा कर सकता है। निगमित निकाय का मतलब यही है। अब लास्ट में हमें 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। क्या बातें हैं भाई? महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें में पहला यही है कि भारत में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इस अधिनियम के आधार पर
कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। नहीं किया गया भारत में। ठीक है, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया भारत में। सारा बदलाव कहाँ किया गया? बदलाव कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पहला अधिनियम हमारा होता है समाप्त, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब आपको केवल समझने का देरी है। आप समझिए, ध्यान से समझिए, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया है। अब अगले अधिनियम पे आते हैं। ज़्यादा कुछ सोचते और विचारते नहीं हैं, अगले अधिनियम पे आते हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। बस थोड़ा सा मार्कर में हम इंक भर लेते हैं, क्योंकि इसकी इंक हो चुकी है ख़त्म, और ब्लैक बोर्ड पे भी मिटाना है, इरेज करना है। चलिए इसे इरेज करते हैं और अगले अधिनियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इससे नहीं इरेज करते हैं, हम इसका उपयोग कर लेते हैं। ये क्या है? ठीक है, वो थोड़ा सा गंदा कर रहा था। बस 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा समय लग रहा, इसके लिए क्षमा कीजिए। ये जो मार्कर होता है ना, इसके वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है बोर्ड, तो उसमें थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, तो उसकी वजह से साफ हो गया। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। भारतीयों को शामिल करना। इसी सोच के साथ अधिनियम को पारित किया गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको समझा देते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शामिल करना, क्योंकि इनको पता चल गया था अगर हम भारतीयों का साथ नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको आवश्यकता महसूस हुई कि हमें भारतीयों का साथ लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे भारत में। इसीलिए इन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की और शामिल करने का शुरुआत भी किया। 1862 में 3 लोगों को शामिल भी किया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी सोच के साथ इस अधिनियम को पारित किया गया, यानी कि बनाया गया, लागू किया गया। इतना समझ में आ गया ना? आइए अगले अधिनियम को देखते हैं। अरे अगले अधिनियम को नहीं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, सॉरी, विशेषताएं। स्टार पॉइंट पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पहली विशेषता होगी। अब इन विशेषता को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसे पॉइंट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? 1861 के माध्यम से भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की व्यवस्था शुरू की गई। याद रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? वाइसराय जो है, वाइसराय वाइसराय अपनी परिषद में गैर सरकारी यानी कि यानी कि भारतीयों को नियुक्त कर सकता था, इसे अधिकार था। समझ में आ रहा? और 1862 में 1862 में 1862 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहले बनारस के महाराजा, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। दूसरा, पटियाला के राजा। तीसरा, सन दिनकर राव। इन सभी को नियुक्त किया गया। किस चीज़ के लिए? कानून बनाने के लिए। आइए अब हम आपको पहली विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, आपको बस ध्यान से समझना है। पहली विशेषताएं में बताई गई है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना। अब इसको हमको अच्छे तरीके से समझने के लिए इन सभी को समझना होगा। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है 1861 के माध्यम से भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की व्यवस्था शुरू की गई। यानी कि 1861 में जो भारतीय थे वो लोग अब शामिल हो सकते थे, क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए। यह व्यवस्था कब साथ चालू की गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के आधार पर। इतना समझ में आया? दूसरा मैंने क्या लिखा है? वाइसराय अपनी परिषद में, जो उसकी परिषद थी वाइसराय की, वो अपनी परिषद में गैर सरकारी यानी कि भारतीयों को शामिल कर सकता था, नियुक्त कर सकता था। किस लिए? कानून बनाने के लिए उसको अधिकार था। तीसरे पॉइंट में हमने बताया है 1862 में 3 भारतीयों को शामिल भी किया गया। किसके आधार पर? वाइसराय के आधार पर। पहला, बनारस के महाराजा। दूसरा, पटियाला के राजा। तीसरा, सन दिनकर राव को। इन लोगों को नियुक्त भी किया गया कानून बनाने के लिए। इतना समझ में आया? आइए दूसरी विशेषताओं को अब समझ लेते हैं। थोड़ा क्या बोलते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, इसीलिए हमको फिर से इरेज करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो आइए इरेज करते हैं। ओके। हाँ, आइए, एक मिनट।
मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो वह समस्याएं अब समाप्त होती हैं। तो आइए पुनः हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी पहली विशेषताएं समाप्त हो गई थी, दूसरी विशेषताएं हमें पढ़नी थी। स्टार पॉइंट डालते हैं। दूसरी विशेषताएं में है विकेंद्रीकरण की शुरुआत। क्या? विकेंद्रीकरण की शुरुआत। शुरुआत, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझाता हूं, पहले पॉइंट तो लिख लेते हैं, ठीक है। 1773 से 1833 तक सभी शक्तियां एक ही केंद्र में होती थी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण को देख लेते हैं। अधीनस्थ मुंबई और मद्रास, ठीक है। यह सभी की शक्तियां बंगाल में चली गई थी, अधीनस्थ मुंबई और मद्रास। इस अधिनियम के आधार पर इनको इनकी वापस शक्तियां वापस दे दी गई, ठीक है। अधीनस्थ मुंबई और मद्रास को इनकी शक्तियां इन्हें वापस दे दी गई, ठीक है। इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण। इसे ही विकेंद्रीकरण। समझ में आ गया? बिल्कुल। तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो इस अधिनियम के आधार पे किया गया, इसी आधार पर अब यह सभी क्षेत्र 1937 तक अपने अंदरूनी मामले खुद ले सकती थी। अंदरूनी मामले खुद ले सकती थी, यानी कि कोई भी समस्याएं आती हैं वह उसका समाधान स्वयं कर सकती हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ले सकती थी, यानी कि यह 1937 तक स्वतंत्र हो गई थी अपने अंदरूनी मामले हल करने के लिए। ठीक है, आइए इसे आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के आधार पर शुरू की गई। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसा रहता है। केंद्रीकरण इसे कहते हैं, इसे आप समझो अभी केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ऐसा होता है जब बहुत सारी शक्तियां एक में हो जाए तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। जो कि 1861 के पहले यानी कि
1773 से लेकर के 1837 तक केंद्रीकरण चल रहा था। समझ में आ गया आपको? 1861 के बाद क्या हुआ? जो ऐसे 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 सब कुछ था एक ही में, वो ऐसे हो गया, यानी कि ऐसे था ऐसे हो गया। ये क्या हो गया? विकेंद्रीकरण। जो शक्तियां अब छीनी गई थी, एक ही चीज में थी, उसे वापस लौटा दी गई। कौन किस किस से छीनी गई थी? मुंबई और मद्रास से। बाकी बहुत सारे क्षेत्र थे जो उनकी शक्तियां उनसे छीन ली गई थी, लेकिन 1861 के माध्यम से उनकी शक्तियों का वापस कर दिया गया। इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण की शुरुआत, यानी कि विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, ये लोगों को अपनी शक्तियां दे दी गई। अब ये सभी अपनी शक्तियों के आधार पर ये स्वयं के निर्णय ले सकते थे, ये स्वतंत्र थे। 1937 तक तो ये पूर्ण स्वतंत्र हो गया। समझ में आ गया? एक मिनट फिर से आपको समझाते हैं। केंद्रीकरण केंद्रीकरण ऐसा होता है, विकेंद्रीकरण ऐसा होता है। ठीक है, पहली विशेषताओं में क्या बताया गया? 1773 के 1833 तक 1773 से लेकर के 1833 तक क्या था? सभी शक्तियां एक ही केंद्र में होती थी। एक ही केंद्र मतलब इसमें होती थी, एक ही केंद्र में। ठीक है, अब अधीनस्थ मुंबई और मद्रास, जो अधीनस्थ मुंबई और मद्रास थे, बंगाल के अधीन जो थे, उनकी शक्तियां छीन ली गई थी। ठीक है, जब छीनी गई थी आपको याद है। ठीक है, इनकी शक्तियां छीन ली गई थी, लेकिन 1861 के अधिनियम के आधार पर उनको वापस शक्तियां दे दी गई। जब किसी चीज की शक्तियों को ले लिया जाता है, एक ही केंद्र में कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण। लेकिन जब एक केंद्र में वही शक्तियां सभी को विस्तृत कर दी जाती हैं, तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। समझ में आ गया? तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 में हुई। इसी आधार पर यह सभी 1937 तक अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। अंदरूनी अंदरूनी यानी कि अपने, जो हम जानते हैं सीक्रेटली, अंदरूनी मामले। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े मामले नहीं, केवल अंदरूनी मामले ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं और दूसरी विशेषताओं पे चलते हैं। ओके, एक बात हमको आपसे कहनी थी। वह बात यह थी कि आप सभी मेहनत बहुत करते हो, बात तो है। ठीक है, मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा देखते हो कि मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब मैं आपको कैसे व्यक्त करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरी जो वीडियोस होती हैं 1 घंटे के लगभग ही होती हैं, या फिर 1 घंटे की ही होती हैं, और आप सभी पूरा देखते हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब मैं क्या ही बताऊं आप सभी को। तीसरी विशेषता। ठीक है, पहली और दूसरी विशेषता हमारी हो गई। तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, नई परिषदों का गठन। ठीक है, नई परिषदों का गठन। आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। 1862 में बंगाल परिषद का गठन हुआ। ठीक है, दूसरा 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, प्रांत का गठन। 1897 में पंजाब की परिषद का गठन। ठीक है, और यह सभी क्षेत्र अपने क्षेत्रों के लिए खुद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है, आइए अब इसको हम आपको समझा देते हैं। तीसरी विशेषताएं क्या कह रही है? नई परिषदों का गठन। 1862 में बंगाल के परिषद का गठन हुआ, समझ में आ गया। दूसरा क्या है? 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, 1897 में पंजाब के परिषद का गठन हुआ, और यह सभी परिषदें जो थी वह अपने ही क्षेत्र के अपने लिए कानून बना सकती थी, वह स्वतंत्र थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ये हो गया 1862 का, ये हो गया 1866 का, सॉरी, ये हो गया
62 का बंगाल का परिषद, ठीक है। ये हो गया 1866 का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और ये हो गया आपका लास्ट पंजाब का परिषद का गठन, ठीक है। अब यह तीनों क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों के लिए यह स्वतंत्र है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्षेत्र जो हैं, यह अब स्वतंत्र हैं कानून बनाने के लिए। ये 3 क्षेत्र हैं, समझ में आ गया? ये 3 क्षेत्र हैं। अब यह 3 क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों के लिए, इन तीनों क्षेत्रों के लिए कानून बनाने के लिए स्वयं में स्वतंत्र हैं। समझ में आ गया होगा। मैं बस परेशान होता हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब चौथी विशेषता क्या है? एक मिनट। वाइसराय को अधिक शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। वायस को नियम और आदेश देने का अधिकार। स्टार पॉइंट, ओके। एक चौथी विशेषता है, चौथी। आइए इसे समझते हैं। वाइसराय को नियम और आदेश देने का अधिक अधिकार प्राप्त हो गया। क्या? नियम बनाना, नियम बनाने के लिए और आदेश देने के लिए, और आदेश देने के लिए इन्हें अधिकार प्राप्त किए गए, प्रदान किए गए। ठीक है। हाँ, और एक बात थी, वह बात यह थी, हाँ, पोर्टफोलियो हमको याद आ गया। एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे हम। इसी अधिनियम में पोर्टफोलियो, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई इस अधिनियम के आधार पर। पोर्टफोलियो प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो 1859 में की गई थी। समझ में आ गया? पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होता था? जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा एक क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे सदस्य हैं, छोटे छोटे सदस्य हैं, ठीक है, छोटे छोटे। अब इन छोटे छोटे सदस्यों को एक ऐसे कार्य को दे देना जो इसमें निपुण हो। अब इसको एक ऐसा कार्य दे देना जो इसमें निपुण हो, मतलब जितने भी व्यक्ति हों, जितने व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो, उसे वो कार्य सौंप देना, उसे ही कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। समझ में आ गया? आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चौथी विशेषताएं भी समाप्त होती हैं। आइए पांचवी विशेषता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब पांचवी विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता में हमें यह बताया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वाइसराय को प्रदान कर दी गई, ठीक है। पांचवी विशेषता, अध्यादेश करने ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर वायसराय को
अध्या अध्यादेश यानी कि आपातकाल स्थिति। निर्णय, अध्यादेश जारी करने की प्रदान कर दी गई। ठीक है। पांचवी विशेषता क्या कह रही है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? आपातकालीन निर्णय। समझ में आ गया? आइए इसको विस्तार से सरल शब्दों के माध्यम से समझते हैं। इस अधिनियम के आधार पर वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर देगी। अध्यादेश का मतलब होता है कोई ऐसी परिस्थिति आ जाना जहाँ पे हमारा दिमाग ना काम करे, और काम भी करे तो कोई ऐसा कार्य कर देना जो कि जरूरी हो या फिर ना जरूरी हो, हमको पता नहीं। ठीक है। तो ऐसे निर्णयों को लेने के लिए इसे शक्ति प्रदान कर दी गई अध्यादेश जारी करने की, कि भाई हमारे पे कोई भी आपदा आती है, कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, उस समय मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और उसकी वैलिडिटी कितने महीनों तक रहेगी? यानी कि उसकी वैधता 6 महीनों तक रहेगी। और उसे उससे बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको 2 अधिनियमों के बारे में बताया, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए अगले अधिनियम की ओर बढ़ते हैं, और आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा इरेज़ कर लेते हैं, सफ़ा कर लेते हैं, फिर मैं पुनः स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए 1 मिनट रुक जाइए। क्षमा कीजिए मेरी प्यारी-प्यारी बहनों और मेरे प्यारे-प्यारे भाइयों, मैंने आपको इंतज़ार कराया, उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा चाहते हैं आप सभी से। चलिए शुरू करते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है? चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए इनके उद्देश्य को समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इनका कोई खास उद्देश्य नहीं था। भारतीयों को अधिक से अधिक ज़्यादा शामिल करने की आवश्यकता महसूस हुई थी, तो इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। अधिक से भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता। ठीक है? इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है? आइए इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं। पहली विशेषता है विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। ठीक है? आइए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है? पहला, केंद्रीय विधान परिषद। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषद। इन दोनों में गैर सरकारी को
शामिल किया जा सकता था, किया जा सकता था। यानी कि इनकी संख्या बढ़ सकती थी। ठीक है, और याद रखने की बात तो यह है, अभी भी बहुमत किसकी थी? किसकी थी? सरकारी सदस्यों की। क्या? यानी कि यह लोग अभी भी कानून बना सकते थे। समझ में आ गया? आइए इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना प्रयास किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया, यानी कि लागू किया गया। इतना समझ में आ गया? हम आगे समझते हैं विशेषताओं को। ठीक है, विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता क्या है? विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, यानी कि हम लोग को अनुमान लगा के देखना है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो पहला केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा प्रांतीय विधान परिषद, गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, यानी कि इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी बढ़ी नहीं है। अभी कौन मालिक है, किसकी बहुमत है? अभी भी बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का है, यानी कि यह सभी कानून लागू कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितने अच्छे तरीके से समझा दिया, ऐसे ही समझाऊंगा। अगली विशेषता इसी के नीचे हम लोग समझ लेते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता क्या है? विधान परिषद में कार्यों में वृद्धि। ठीक है, आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। बजट पर सवाल कर सकते थे सभी सदस्य। ठीक है, और अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। और मंत्री से सवाल जवाब कर सकते थे। ठीक है, दूसरी विशेषताएं क्या है? विधान परिषद में कार्यों में वृद्धि। समझ में आ गया? पहला क्या हमने बताया? बजट पर सवाल कर सकते थे सभी सदस्य। कौन से सभी सदस्य? विधान परिषद के सभी सदस्य जो थे वो बजट पर सवाल कर सकते थे। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, और मंत्री के सवाल पर जवाब, वो कोई सवाल करते हैं, मंत्री कोई सवाल करता है तो उसको ये दोबारा पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मतलब जो भी कहेंगे वो उसको ये डायरेक्ट नहीं मानेंगे, उस पर भी ये सवाल कर सकते हैं। यह चीज़ का अधिकार इनको 1892 के भारत परिषद अधिनियम के आधार पर दे दिया गया। इनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई। समझ में आ गया? इनकी एक विशेषताएं और बच रही है जो कि हम यहीं पे लिख देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको लास्ट वाला समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ये लाइनिंग बन जा रही, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें इसके लिए। कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको हम समझा देते हैं सब कुछ अच्छे तरीके से। ठीक है, तीसरी विशेषता
ओह। तीसरी विशेषता है नाम सुझाने का अधिकार। संस्थाओं को सुझाने का अधिकार, सुझाने का अधिकार। समझ में आ रहा ना? हाँ बिल्कुल। आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नरों को नाम सुझाया जा सकता था। कौन सुझा सकता था? क्या सभी लोग सुझा सकते थे या फिर कोई खास खास लोग? जी बिल्कुल, कुछ खास संस्थाएं, जिसमें से पहली संस्था का नाम है जिला परिषद। ठीक है, दूसरा आ गया नगर पालिका। तीसरा आ गया विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं आदि लिख देता हूं, बाकी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इन सभी को नाम सुझाने का अधिकार मिल गया। अब देखिए जिला परिषद जो है इसमें बहुत सारे लोग होंगे, जो सबसे ज़्यादा योग्य हो गया उसे ये लोग कह सकते हैं, किसको? गवर्नर जनरल को। अब जैसे नगर पालिका, विश्वविद्यालय की बात करते हैं। विश्वविद्यालय होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे लोग होते हैं। मान लीजिए ये विश्वविद्यालय है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। क्या? ये विश्वविद्यालय, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग में बहुत ज़्यादा अच्छा कोई होगा तो उसे, जो यहाँ का सबसे बड़ा होगा, वो उसका नाम किसको सुझा सकता है? गवर्नर को। गवर्नर क्या करेगा? उसे नियुक्त करेगा। समझ में आ गया? यानी कि ये लोग नाम सुझाएंगे सबसे अच्छे इंसान का, किसको? गवर्नरों को। ठीक है, वो गवर्नर जो है नियुक्त करेगा। फिर क्या होगा? फिर गवर्नर नियुक्त करेगा उन्हें, यानी कि शामिल करेगा। इतना समझ में आ गया ना? बस इतना ही था। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए ध्यान में रखते हैं इसको। महत्वपूर्ण बातें, देखिए इसमें कोई चुनाव नहीं हुआ, वोट डालकर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है आप अप्रत्यक्ष रूप से किस अधिनियम में चुनाव हुआ था, तो आप बोलोगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था भारतीयों को चुनने के लिए। चुनने के लिए, ठीक है। चलिए मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। 3 अधिनियमों के बारे में बताया। पहला मैंने 1858 का भारत सरकार अधिनियम बताया, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम बताया, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम बताया। तीनों को मैंने अच्छे से अच्छे और सरल से सरल शब्दों के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। तो कृपया इन तीनों अधिनियमों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है? गलती बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ सरल से सरल और अच्छे से अच्छे शब्दों में समझाया गया है। बस आप समझिएगा। आज तक यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी आगे हम सभी अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम सारे अधिनियमों को इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करना चाहें। तो आज तक हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम इसके आगे के अधिनियमों को अच्छे तरीके से समझेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, आप निरंतर मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक ना एक दिन आप उस मुकाम पे पहुँचोगे जिस मुकाम के लिए आप अभी भी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब है हर दिन आप प्रयास करो, प्रयास करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, करते करते किसी ना किसी दिन आप उस मुकाम पे पहुँच ही जाओगे। जैसे मैं रोज प्रयास करता हूँ दिन प्रतिदिन, वैसे ही आपको भी करना है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, जब दुनिया के सभी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। और
मम्मी-पापा का सदैव सम्मान कीजिए, उनकी बातों का अनुसरण कीजिए, उनके पैरों में गिरिए, वही सब कुछ है। अगर वो कहते हैं बेटा आपको ये करना है तो वही कीजिए, दूसरा काम मत कीजिए। अगर वो ₹10 देते हैं, ₹10 लीजिए, ₹5 वापस कर दीजिए, उन्हें बहुत खुशी होगी। आप उनसे बढ़कर मत रहिए, उनके सामने झुक कर रहिए, बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा आपको और आप सबसे उच्च स्थान पे जाओगे और उन्हें उच्च सम्मान भी दिला सकोगे। समझ में आ गया मेरी बातें? आपको मेरा दिल से धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और अच्छे तरीके से समझा। आप समझ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है और कुछ हो या ना हो, मैं जो कर रहा हूँ, जिस उद्देश्य से कर रहा हूँ आपको सिखाने-समझाने की, वही चीज़ अगर हमारी सफल हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं अपार खुशी होती है जब आपको कोई कोई भी चीज़ें समझ में आती है, जब मैं समझाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार के साथ रहिएगा, जो भी कहते हैं परिवार वाले उसका अनुसरण कीजिएगा, उसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं कीजिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है? धन्यवाद। चलते हैं अगली वीडियो में फिर से आएँगे और सब कुछ सरल से सरल और अच्छे से अच्छे शब्दों के माध्यम से समझेंगे। पूरा पॉलिटी अच्छे तरीके से आपकी समाप्त होगी और आप ऐसे युवक बनोगे, एक ऐसे शिक्षक, अध्यापक और विद्यार्थी बनोगे ना कि कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आप बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हो। बस आपको निरंतर मेरे साथ अध्ययन करना है मेरे साथ, ठीक है? चलिए चलते हैं। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना।